हाँ जी बच्चों, तो चलें फिर। तो पहले बेसिक्स ऑफ डायरेक्टर डिस्कस करने के बाद, यानी जिस चैप्टर में हमारे क्या थे, मीनिंग थे किसके, डायरेक्टर्स के, डायरेक्टर के, होल टाइम डायरेक्टर के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि एमडी के, मैनेजर के, ठीक है, सीईओ क्या होता है, सीएफओ क्या होता है, और ऑफिसर क्या होता है, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट क्या होता है। ये सब पढ़ने के बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया बेटा, डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम कि कौन सी कंपनी को कितने डायरेक्टर चाहिए, कितने वीमेन डायरेक्टर चाहिए, कितने डायरेक्टर रेजिडेंट होने चाहिए, कितने डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कहने का भाव कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, डायरेक्टर का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, और किसी कंपनी को अगर डायरेक्टर चाहिए तो वो डायरेक्टर लेके कहां से आए। तो यानी कि डाटा बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया गया डाटा बैंक है, जो कई सारे इंस्टीट्यूशंस है जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई वगैरह वो मेंटेन करते हैं। तो कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, वहां से वो अपॉइंट कर सकते हैं। उसके अलावा एसएसडी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसके अलावा डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जाए, अपॉइंट करने का प्रोसीजर 152 में, ठीक है। और रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी बातें हम क्या इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें इसमें बेटा क्या क्या है हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें चैप्टर में पहले बता दूं, जो मेन चीज है वो ये है कि इसमें कंपोजिशन डिस्कस किया गया है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, डायरेक्टर बना कैसे जाए वो डिस्कस किया गया है, और डिस्कस किया गया है कि डायरेक्टर को अपॉइंट कौन कौन कर सकता है, डायरेक्टर को अपॉइंट कौन कौन कर सकता है। वैसे डायरेक्टर को अपॉइंट करने की जो पावर है वो किसके पास है, मेंबर्स के पास है प्राइमरी, फिर बोर्ड के पास भी है 161 में। उसके अलावा सेक्शन 242 में क्या है कि एनसीएलटी भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। इसी चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि डायरेक्टर जो रिजाइन करके कैसे जा सकते हैं। उसके अलावा इसी चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि डायरेक्टर को रिमूव कैसे किया जाए। तो ये चैप्टर पहली बात तो बहुत रेलिवेंट है, तो आपको ये क्या है कि चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें वेटेज काफी ज्यादा है। तो मैं पहले से ही कह रहा हूं कि डायरेक्टर चैप्टर को क्या है कि बहुत अच्छे से करके चलो, ताकि क्या है कि आपका जो पास होने का जो फंडा है वो यही है, एक तो आपका जो डायरेक्टर्स का पूरा फुल फ्लेज चैप्टर है वो, प्लस जो जीएम का चैप्टर है वो, ये दो तो आपने कम से कम 15-20 बार अच्छे से रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। ताकि इसमें कुछ भी आ जाए आपको सेक्शन भी याद हो और पोजीशन भी अच्छे से याद हो, ठीक है बेटा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो टॉपिक का नाम क्या है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया इस चैप्टर में डिस्कशन ही क्या करनी है कि डायरेक्टर का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, कंपनी कैसे डायरेक्टर को अपॉइंट करे, कैसे डायरेक्टर खुद रिजाइन कर सकता है और कैसे वो निकल सकता है कंपनी में से, ठीक है, और कैसे कंपनी से निकाल सकती है कंपनी में से। तो ये सारी बातें क्या है बेटा इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। तो आइए चलते हैं आगे। तो पहला जो सेक्शन है वो क्या है हमारा 149, ठीक है। एक चीज ये याद रखना, इस चैप्टर में जो सेक्शन डिस्कस किए हमने वो 149 से 172 तक है, 149 से लेके 172। और इसके जो रूल्स हैं वो कौन से हैं, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014, ठीक है। क्या रूल्स है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 रूल्स है बेटा इसके। तो ये आगे चलते हैं। तो पहली बात कि जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है किसी कंपनी को चाहिए, पब्लिक कंपनी को कितने चाहिए 3, प्राइवेट कंपनी को कितने चाहिए 2, 1% को कंपनी को कितने चाहिए 1। तो पहली बात तो याद रखना कि बच्चे क्या करते हैं कि हमेशा नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस क्या है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं अपने आप ही, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ डायरेक्टर में बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं अपने आप में। तो अलग अलग सिस्टम है। नंबर ऑफ मेंबर क्या है, अगर हम बात करें ओपीसी की, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स बात करें, अगर ओपीसी की बात करें, प्राइवेट की बात करें बेटा, पब्लिक की, ठीक है। तो ओपीसी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, कम से कम एक ही होता है जी, ठीक है। 1% कंपनी का मतलब ही क्या है, 1% कंपनी में से कंपनी हैविंग ओनली 1% एज ए मेंबर, वो भी क्या होता है इंडिविजुअल, ठीक है। उसका एक नॉमिनी जरूर होता है उस केस में। तो मेंबर तो कितने होते हैं, एक ही होते हैं बेटा, ठीक है।
मेंबर कितने होते हैं? एक ही होते हैं। और प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं मेंबर? कम से कम दो। पब्लिक में कम से कम कितने होते हैं? 7। ठीक है, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7। तो इतने मेंबर्स होते हैं कम से कम। ठीक है, और पब्लिक जो डायरेक्टर्स कितने होते हैं कम से कम? ठीक है, डायरेक्टर्स कितने होते हैं कम से कम? ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। पहली कंफ्यूजन तो ये दूर करो अपनी। नंबर ऑफ मेंबर क्या है? 1 2 1 2 सेम। प्राइवेट कंपनी में मेंबर कम से कम 2, डायरेक्टर कम से कम 2। ओपीसी में मेंबर होता ही 1 है, पर डायरेक्टर कम से कम कितना होना चाहिए? 1% कंपनी में 1। पब्लिक कंपनी में मेंबर कितने होते हैं? कम से कम 7। और डायरेक्टर कितने होते हैं? कम से कम 3। अब ये बातें लिखी कहाँ है बेटा? ये सेक्शन 3 में लिखी हुई है। मेंबर की संख्या वाली बात क्या है? सेक्शन 3 में। और डायरेक्टर कम से कम कितने होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए, ये तो हम पढ़ने लगे हैं अभी। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है? 149। और अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम अगर मेंबर्स की बात करें, मैक्सिमम मेंबर्स की, तो 1% कंपनी को तो नॉट एप्लीकेबल है। क्यों? नाम ही क्या उसका? 1% कंपनी। सो मेंबर होते कितने हैं? 1। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। प्राइवेट में ज्यादा से ज्यादा मेंबर कितने होते हैं? 200। ये बात कहां की गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 68, यानी कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? ये तो पता ही है आपको, नो लिमिट। लाखों करोड़ों जितने मर्जी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं किसके? मैक्सिमम। ठीक है, पब्लिक कंपनी के। तो मेंबर की बात करें, मेंबर की बात करें तो 1% कंपनी में कितने? 1 ही होता है। और प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने होते हैं? 2। पब्लिक में कम से कम कितने होते हैं बेटा? 7। और मैक्सिमम कितने होते हैं मेंबर्स की बात करें? ओपीसी में तो एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? मेंबर होते कितने हैं? 1 उसमें। प्राइवेट कंपनी में मेंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200। लिखा कहां बेटा? ये सेक्शन 2 क्लोज 68। और पब्लिक कंपनी में कितने? कोई लिमिट नहीं है। अगर डायरेक्टर की बात करें, कम से कम कितने होने चाहिए? 1 2 3। 1% कंपनी में कम से कम कितने? 1। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने? 2। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने? 3। ये सारी बातें कहां लिखी है बेटा? सेक्शन 149 में। उसके बाद चलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? ये बातें भी कहां लिखी हैं? 149 में। क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 15। कितने? 15। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कितने बेटा? 15। और 15 से ज्यादा चाहिए तो क्या चाहिए इनको? एसआर। स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, 15 से ज्यादा अगर डायरेक्टर हो जाते हैं तो क्या चाहिए इनको? एसआर चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये बात कहां लिखी? 149 में। अब चलिए, अब भी आपको थोड़ा सा बेसिक जो आपको कंफ्यूजन होती है वो मैंने कोशिश की कि दूर हो जाए, जिन बच्चों को होती है और ज्यादा बच्चों को होती है, जो मेरा तजर्बा रहा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3। ओपीसी में 1, प्राइवेट में कम से कम 2, पब्लिक में कम से कम 3। और जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स हैं वो कितने हैं? 15। अब आप पूछेंगे सर 1% कंपनी में कितने होते हैं? सब में 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सभी में अधिकतम संख्या कितनी है? 15 ही है। और 15 से ज्यादा पॉइंट करने तो क्या चाहिए? एसआर। एसआर बोले तो स्पेशल रेजोल्यूशन। वो आपको पता ही है कि सेक्शन 114 क्या होता है? ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सिंपल मेजोरिटी। एसआर मतलब 3 टाइम्स मेजोरिटी, मतलब जो वोट फेवर में है वो अगेंस्ट जो वोट गई है उसको एटलीस्ट 3 गुना फेवर में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, 114 सेक्शन में ये बात लिखी है। उसके बाद चलिए, तो इंक्रीज करना है 15 से ज्यादा तो क्या चाहिए? एसआर इन जीएम। फिर आई बात वीमेन डायरेक्टर की। किसकी बात? वीमेन डायरेक्टर की। देखो, वीमेन डायरेक्टर में बेटा ये बात ध्यान रखनी है कि जो पब्लिक कंपनीज है केवल उसी में रिक्वायरमेंट है, बट वो भी सब में नहीं है। प्राइवेट कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली बात क्या याद रखनी है? प्राइवेट कंपनी में वीमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट बेटा नहीं है। कैसे? वीमेन डायरेक्टर कहते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड कंपनी टू हैव एटलीस्ट 1 वीमेन डायरेक्टर। तो अगर रिक्वायरमेंट है भी है तो कितनी है? 1। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये ऐसा क्यों? पार्शियलिटी है।
ठीक है, एक तरफ से कहते हैं कि लड़के लड़कियां एक समान है, बट फिर भी क्या है कि वीमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। तो ये एक तरह की क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट है, यानी वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है। इससे देखिए एक चीज़ तो ये होती है कि एक बैलेंस बनता है कंपनी में। डायरेक्टर में क्या है कि मेल फीमेल का जैसे एक बैलेंस, इसको ना बैलेंसिंग टीम होती है, तो वो भी रिक्वायरमेंट थी इस लॉ में, ठीक है। और वो कंपनीज एक्ट 56 में नहीं थी, ठीक है। कंपनीज एक्ट जो 1956 था उसमें ऐसा कोई कुछ नहीं था कि विमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट। तो ये एक्ट एक बैलेंसिंग एक्ट है, मेजर स्टेक होल्डर्स के लिए तो सोचा ही सोचा है, साथ में वीमेन एम्पावरमेंट का भी कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। जैसे CSR का कॉन्सेप्ट आया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का न्यू कॉन्सेप्ट, तो इस लॉ में बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट ऐड किए गए, जैसे 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब वीमेन डायरेक्टर चाहिए किन कंपनीज को? पहली बात, जो कंपनी क्या है, लिस्टेड है, ठीक है, एवरी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, और एवरी अदर पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो अब देखिए बेटा ऐसे है कि पब्लिक कंपनी जो है वो तो दो तरह की होगी, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड, ठीक है। अब लिस्टेड में तो है ही है जी, लिस्टेड में तो वीमेन डायरेक्टर चाहिए, तो उसमें रिक्वायरमेंट बेटा क्या है, मैंडेटरी। लिस्टेड कंपनी में तो क्या है कि वीमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी ही करनी है। और जो अनलिस्टेड है उसकी दो कैटेगरी है, एक स्पेसिफाइड, ठीक है। और स्पेसिफाइड क्या है कि जहां पे कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, सब लिखा हुआ नोट्स में जो हम पढ़ा रहा हूं मैं, और टर्नओवर कितनी है बेटा, 300 CR या उससे ज्यादा, ठीक है। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, उसकी अगर पेड अप कैपिटल कितनी है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या टर्नओवर कितनी है, 300 करोड़ या उससे ज्यादा, तो एक वीमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। तो बाकी जो इसमें फॉल नहीं करी, जिस कैटेगरी में फॉल नहीं करी, तो वहां पे क्या है, अदर्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या, नो रिक्वायरमेंट, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी में भी क्या है, नो रिक्वायरमेंट, कुछ मेंशन नहीं है। तो मतलब प्राइवेट कंपनी पे ये जो वीमेन डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है, ये प्रोविजन है, वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के बेटा ये हुआ कि जो पब्लिक कंपनीज है अगर वो लिस्टेड है तो उसे तो एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। और जो कंपनी क्या है, अनलिस्टेड है, तो उस केस में क्या है कि जो स्पेसिफाइड कंपनीज है, यानी जिनकी पेड अप कैपिटल बेटा कितनी है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या टर्नओवर कितनी है, 300 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उन कंपनीज को एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। और जो बाकी कंपनीज हैं, यानी जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, जो स्पेसिफाइड नहीं है, या प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको वीमेन डायरेक्टर की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया बेटा कि कहते हैं कि जो ये पेड अप कैपिटल है या ये टर्नओवर है, ये किस दिन की देखनी है, किस दिन किस तारीख की ये पेड अप कैपिटल या टर्नओवर देखनी है। तो कहते हैं कि जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो सेक्शन 2 क्लोज 40 में कवर्ड है, ठीक है। क्या है, सेक्शन 2 क्लोज 40 में कवर्ड है, मतलब वो बैलेंस शीट जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में पढ़ा था, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, फैनी, उसके साथ कोई एनेक्सेस है, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल या टर्नओवर जो देखनी है, देखनी कब की है, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और देखनी कब की है, अगर पेड अप कैपिटल है वो तो ऑब्वियसली लास्ट डेट की देखनी है। मान लीजिए हमारे पास 17-18 के ऑडिट वाले अकाउंट अवेलेबल है, ठीक है, अगले सालों के नहीं है अभी, तो हम टर्नओवर कौन से दिन की देखेंगे, 31/3/2018 की, ठीक है, 31/3/2018 की हम टर्नओवर बेटा क्या है देखेंगे। और जो पेड अप कैपिटल 31/3/2018 की क्या है, पेड अप कैपिटल देखेंगे। और जो टर्नओवर देखेंगे हम वो इस पूरे साल के देखेंगे, 17-18 जिस साल के हमारे पास अकाउंट्स ऑडिटेड अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आया कि वीमेन डायरेक्टर की अगर क्या है कि कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाती है, क्या है, वीमेन डायरेक्टर की अगर कोई कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाती है तो उस केस में क्या बोलते हैं कि इसको बोर्ड मीटिंग में फिलअप किया जा सकता है, ठीक है। बोर्ड क्या है, इसको फिलअप कर सकती है एट द अर्लिएस्ट, जितनी जल्दी हो सके, बट नॉट लेटर देन इमीडिएट बोर्ड मीटिंग या 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर।
तो कहने का भाव क्या है कि यानी कि अगर वीमेन डायरेक्टर की क्या है कि वैकेंसी अगर अराइज हो गई है, क्या है बेटा, वीमेन डायरेक्टर की अगर क्या है वैकेंसी अराइज हो गई, तो उस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए आज वैकेंसी अराइज होती है, आज क्या वैकेंसी अराइज हो गई, तो जिस दिन वैकेंसी अराइज हुई उसके बाद जब भी बीएम आई या जब 3 महीने पूरे हो रहे हैं वैकेंसी के बाद, मान लीजिए 3 महीने बीएम आने के बाद पूरे हो रहे हैं, तो बीएम जब आई वैकेंसी के बाद या जब 3 महीने पूरे हुए, विच एवर इज लेटर, तो जब 3 महीने पूरे हो रहे हैं वो लेटर हो रहा है, तो यहाँ कंपनी के पास टाइम है कि यहाँ तक क्या है कि वो वैकेंसी फिल कर ले। उसके अलावा कि मान लीजिए दूसरा केस है कि वैकेंसी अराइज हुई, ठीक है, 3 महीने हो गए, कंपनी की कोई बीएम ही नहीं हुई, ठीक है, तो ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब बीएम होगी, क्यों, वैकेंसी से 3 महीने या जब भी बीएम होगी, बीएम मान लीजिए हुई 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, वैकेंसी के 3 महीने तक, ठीक है, या वैकेंसी से बाद जब बीएम हुई विच एवर इज लेटर, तो कंपनी इस टाइम तक क्या है वैकेंसी फिल कर ले। मैं थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ कि बीएम का जो फ्रीक्वेंसी का सेक्शन है वो कौन सा है, 173, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए, कम से कम बीएम 4, और 2 बीएम में गैप कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 120 डेज का, ठीक है। तो वैकेंसी, चलो यहाँ पे रहते हैं, वैकेंसी क्या है कि हो गई वीमेन डायरेक्टर की राइज, तो वैकेंसी राइज होने के बाद जब भी बीएम आई या फिर 3 महीने विच एवर इज लेटर, तो मेरी फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था कि 3 महीने बाद में पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ तक क्या है कि वैकेंसी फिल कर ली जाए। दूसरा केस क्या है कि वैकेंसी राइज हुई, उसके बाद 3 महीने हो चुके हैं बट बीएम नहीं आई, तो जब भी बीएम आएगी तो तब वो वैकेंसी फिल कर ली जाए, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं। तो ये बात हुई हमारी वीमेन डायरेक्टर की वैकेंसी फिल करने की बात। फिर है रेजिडेंट डायरेक्टर। तो देखिए रेजिडेंट डायरेक्टर कौन होता है, जिसकी स्टे क्या है इंडिया में प्रीवियस ईयर में कितनी है, एटलीस्ट 182 डेज, इंडिया में स्टे कितनी है 182 डेज। तो हर एक वो कंपनी, कोई भी कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, तो उसको क्या है कि एक रेजिडेंट डायरेक्टर चाहिए। ओपीसी है तो उसका तो डायरेक्टर होता ही एक है, सॉरी एक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 होते हैं, सेम है, सॉरी। तो ओपीसी है या प्राइवेट है या पब्लिक है, तो हर एक कंपनी को क्या चाहिए, एक डायरेक्टर क्या चाहिए, रेजिडेंट चाहिए। हर एक कंपनी को क्या है कि एक डायरेक्टर क्या चाहिए बेटा, रेजिडेंट चाहिए। तो अब क्वेश्चन आया कि रेजिडेंट क्या होता है, तो रेजिडेंट बिल्कुल सिंपल है, जिसकी स्टे प्रीवियस ईयर में कितनी है 182 डेज इंडिया में है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रेजिडेंट बोलेंगे। और दूसरी बात, अब मान लीजिए सर आप बोलेंगे कि सर कंपनी रजिस्टर्ड कब हुई है, मान लीजिए कंपनी रजिस्टर्ड कब हुई है 1 नवंबर को, ठीक है, कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई 1 नवंबर 18 को हुई, तो सर अब क्या करें, तो कंपनी का साल कब खत्म हो रहा है 31/3/19 को, तो महीने ही 5 है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 5 महीने में कंपनी एक रेजिडेंट डायरेक्टर जो इंडिया में रहा हो 182 डेज, वो कहाँ से ढूंढ के लाए। हो सकता है एक बंदा बाहर से इंडिया में आया तो उसने आते ही कंपनी बना ली, ठीक है, तो आते ही क्या है कंपनी बना ली, बंदे के साथ जुड़ के 2 बंदे दोस्त बाहर से आए, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं। अगर क्या है कि अगर कंपनी जो है अभी पूरा साल हुआ ही नहीं बने को, तो जिस साल वो कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, उस साल क्या है कि जितने टाइम है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन से लेके साल खत्म होने तक का, तो आप प्रोपोर्शनेट देख लीजिए, यानी कि 182 डेज कितने टाइम में चाहिए पूरे साल के अंदर, 365 के अगेंस्ट बंदे की स्टे कितनी होनी चाहिए, कम से कम एक की 182 डेज। तो कंपनी रजिस्टर्ड कितने टाइम हुई है, 5 महीने हुए अभी, तो 5 महीने का जोड़ लगा लिया जाए, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28 और मार्च में 31, मान लीजिए आप अराउंड 150 दिन के करीब हो रहे हैं। तो आप क्या एस्टिमेट लगा लीजिए कि इतने दिन क्या है कि बंदे की स्टे, एक बंदे की एक डायरेक्टर की स्टे क्या है कम से कम इंडिया में बेटा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब तक क्या पढ़ा हमने कि कम से कम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 1 पर्सन में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में कम से कम 3, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, बेशक वो कंपनी 1 पर्सन है, प्राइवेट है या पब्लिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं 15, और 15 से ज़्यादा अगर अपॉइंट करने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसा चाहिए। फिर हमारी बात आई थी वीमेन डायरेक्टर की। वीमेन में क्या था, हर एक लिस्टेड कंपनी को एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए,
उसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है 100 CR या उससे ज्यादा एंड टर्नओवर कितनी है 300 CR या उससे ज्यादा, तो उस कंपनी को भी एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए। तो यानी कि प्राइवेट को तो बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा क्या है, वीमेन डायरेक्टर की अगर वैकेंसी अराइज हो जाती है तो उस वैकेंसी को अराइज होने के 3 महीने के अंदर या वैकेंसी अराइज होने के बाद जब भी बीएम आएगी विच एवर इज लेटर तक फिल कर लिया जाए। और वीमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जो बात कर रहे थे कि 100 करोड़ पीयूसी देखनी है या टर्नओवर कितनी देखनी है 300 करोड़, देखनी कब की है, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, फिर हमने बात की कि हर एक कंपनी को क्या है कि एक डायरेक्टर क्या चाहिए, रेजिडेंट चाहिए और उसकी स्टे इंडिया में कम से कम कितनी होनी चाहिए 182 डेज। फिर लास्ट में हमने बात की कि अगर एक कंपनी को रजिस्टर्ड हुए अभी 1 साल पूरा हुआ भी नहीं है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो स्टे की रिक्वायरमेंट है तो 182 डेज को क्या है कि प्रोपोर्शनेट कर लिया जाए जितना टाइम कंपनी को रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। तो चलिए, तो उसके बाद है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो बेटा टॉपिक है ये काफी रिलेवेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं हर बार। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के टॉपिक को मैंने अलग कर दिया, क्या है, इसको अलग कर दिया। तो आइए आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम बेटा, यहां पे एक क्वेश्चन आया कि इन व्हाट वेज does the Company Act 2013 and rules made thereunder regulate the appointment of women director? तो कुछ खास नहीं है, तो इसमें इतना ही है कि कहते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 वीमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को किस प्रकार से रेगुलेट करता है। तो हमने एक प्रोविजन लिख देनी है कि सेक्शन 149 क्या है कि वीमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में डील करता है। तो उसमें क्या लिखा है कि लिस्टेड कंपनी को एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसकी पेड अप कैपिटल अगर 100 CR या उससे ज्यादा है और टर्नओवर 300 CR या उससे ज्यादा है तो उसे भी क्या है, एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए। प्राइवेट को नहीं चाहिए, वैकेंसी अराइज हो जाती है तो उसके बारे में लिख देना कि 3 महीने के अंदर, और क्या है भाई जब बीएम आएगी वैकेंसी के बाद विच एवर लेटर तक वैकेंसी फिल कर ली जाए।